देखिए, कक्षा 12वीं वालों के लिए जो गणित में मैट्रिक्स यानी कि वो सारणिक नाम का जो अध्याय है, सॉरी, आव्यूह नाम का जो अध्याय है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोगों को कुछ आव्यूह जानने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने लेक्चर में बहुत प्रकार के आव्यूह के विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस है सिखाई है कि आव्यूह आव्यूह की समानता क्या होती है, उससे एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड वगैरह दिए होते हैं, या उनका गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, या किसी आव्यूह का सेकंडस आव्यूह कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब थोड़ा बैक जाते हैं, यानी कि आव्यूह के बारे में कुछ बताते हैं कि कौन कौन सी आव्यूह यहाँ पर होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस का मतलब हो गया कि आव्यूहों के प्रकार, मतलब आव्यूह कितने प्रकार की होती है, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा है इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। कह रहा है इस भाग में हम विभिन्न प्रकार की आव्यूहों के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉलम मैट्रिक्स, ये आपको बता रहा कॉलम मैट्रिक्स, इसका मतलब हो गया स्तंभ, और ये आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, देखो कह रहा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसमें कह रहा है कि कोई आव्यूह जो है ना वो तभी स्तंभ आव्यूह कहलाएगी यदि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ देखने को मिले। ओनली वन कॉलम का मतलब केवल एक स्तंभ, तो केवल एक स्तंभ आपका ये देखने को मिलेगा। अपनी भाषा में बता देना चाहूँगा, जो मैट्रिक्स होती है तुम्हारी वो लगभग इस प्रकार की जाती हैं। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा है तो ये R1 हो गया, R1 का मतलब रो 1 यानी कि पहली पंक्ति, ये R2 का मतलब हो गया रो 2 यानी कि दूसरी पंक्ति। ऐसे ही ऊपर से गिन के पंक्तियों को हम लोग आते हैं, ये हो जाएगा आपका R3। ठीक है, और जब कॉलम को गिनते हैं तो ये आपका हो जाता है C1। ठीक है, ये हो जाता है C2 और ये हो जाता है C3। तो ये रो 1 रो 2 रो 3 और ये C1 C2 C3। तो ये पंक्तियां हैं हमारी 1 2 3, और ये है कॉलम हमारे स्तंभ जिनको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी तुम्हारे स्तंभ हो सकते हैं आगे, और भी पंक्तियां तुम्हारी ऐसे बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये तुम्हारी 3 पंक्तियां 3 कॉलम वाले जो आव्यूह होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी पूछी जाती है, इसी में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना करते हैं। ठीक है, तो अब इसी में मान लेते हैं, जैसे बस कोई मैट्रिक्स कोई आव्यूह ऐसी दी गई, मतलब ये एक ऐसी दिखा दी गई है, यहाँ पर देखना अभी पीछे ये दिखा दी गई है तुम्हारी, जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कह रहा है रो मैट्रिक्स। अब ये जो है ना इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा m है पंक्तियों की संख्या और ये 1 है स्तंभ की संख्या, तो m इंटू 1 है स्तंभ की संख्या, यानी कि इसमें एक स्तंभ है बस, और m क्या है पंक्तियों की संख्या। इसमें पंक्तियां अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 पंक्तियां हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो चलो वो एक कॉमन सी बात थी, मेन चीज़ है स्तंभ आव्यूह को समझना, तो उसमें सिर्फ एक आपको स्तंभ देखने को मिलेगा उस आव्यूह में। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह तुम्हारा ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये देखा जाए तो देखो कह रहा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई आव्यूह तुम्हारा रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह कहलाएगा यदि यानी कि यदि उसमें केवल और केवल एक तुम्हें पंक्ति देखने को मिले। ये देखो एक पंक्ति देखने को मिल रही है, इसमें कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4 कॉलम तुम्हारे देखने को मिलेंगे। तो पंक्तियों की संख्या को पहले यहाँ पर दिखाते हैं जो कि 1 है एक पंक्ति, और ये कॉलम की संख्या तुम्हारी 4 है तो यहाँ दिखा है। तो ये 1 इंटू 4 का मतलब है इस आव्यूह की, ये बता रहा है ऑर्डर यानी कि क्रम, जिसे कोटि भी बोलते हैं। तो ये 1 इंटू 4 कोटि की आव्यूह है, तो ये क्या है, इज ए रो मैट्रिक्स, एक पंक्ति आव्यूह है, ऐसा इसे बता रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है एक्चुअली उसमें क्या होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान देखने को मिलेगी। जैसे देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, यानी कि इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने 1 2 3, तो जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही स्तंभों की संख्या, तो ये तुम्हारी बन जाएगी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। और देखना यही जानकारी तुम्हारे यहाँ बताएगा, कह रहा ए मैट्रिक्स इन विच, एक आव्यूह जिसमें द नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या आर इक्वल समान है टू द नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या के। तो कह रहा है एक ऐसी पंक्ति जिसमें एक ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो होगी एक वर्ग आव्यूह, वो एक वर्ग आव्यूह
कहलाएगी या कहलाती है या होगी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। तो फिर इसके बाद में कह रहा है 10 इस प्रकार, 10 n या ऐसा या इस प्रकार इसको कह सकते हैं। n m इंटू एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कह रहा है इस प्रकार m इंटू एन मैट्रिक्स जो होगी, मतलब m इंटू एन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। इफ जबकि या यदि m इंटू एन, जब ये दोनों बराबर होंगे तो देखो m की जगह पे n हम ले सकते हैं या n की जगह पे m, लेकिन लेंगे एक की जगह पर ही दूसरा। m की जगह पे अगर हम n ले रहे हैं तो यहाँ n गुणा n हो जाएगा, तो दोनों देखो ये संख्या समान दिखने लगेगी। या n की जगह पर हम n के बराबर में m ले लें तो m गुणा m हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या तुम्हारी बराबर दिखेंगी। तो ये कोटि तुम्हारी कैसी बन जाएगी, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या दोनों बराबर देखने को मिलेंगी। अर्थात जैसे ये तुम्हारी ये वाली जो है ना, ये मैट्रिक्स आव्यूह, ये तुम्हारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है, इंटू लगाया स्तंभों की संख्या 3, तो 3 इंटू 3। तो जब ये दोनों नंबर में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान देखने को मिलती है तो वो आव्यूह तुम्हारी क्या हो जाती है, एक वर्ग आव्यूह। तो चलो यहाँ से आपने ये चीज़ भी समझ लिया। देखिए वर्ग आव्यूह तुम्हारी इस प्रकार की भी कोई आव्यूह हो सकती है, जैसे तुम्हारी 2 और ये इतना दिखा दें, उसके बाद में हम ये ले लें और ये माइनस का 11 ले लिया, तो देखो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति, 2 पंक्तियों की संख्या 2, ठीक है। ऐसी कॉलम की संख्या तुम्हारी 2, तो ये तुम्हारी 2 इंटू 2 की बन गई। तो ये हम कहने का मतलब ये है कि वर्ग आव्यूह में तुम्हारी ये पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान देखने को मिलेगी हमेशा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अब तुम्हारा क्या पूछ रहा है। अब उसके बाद में देखो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह तुम्हारी कब बनती है, जैसे तुम्हारी ये जो अभी मैंने आव्यूह दिखाई थी, ध्यान से समझना, जैसे ये आव्यूह है, ठीक है। अब इनके विकर्ण एलिमेंट तुम्हारे क्या होते हैं, ये जो सीधे आते हैं, ऐसे कोने से कोने मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये विकर्ण आव्यूह तुम्हारी कब कहलाएगी, जबकि ये आव्यूह तुम्हारे इस आव्यूह में ये तुम्हारे एलिमेंट क्या हो, शून्य ना हो, ठीक है, और सभी शून्य हो, तो वो विकर्ण आव्यूह बन जाएंगे। जैसे ध्यान से समझना यहाँ पे, ये डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, तो देखो ये बने हैं, तो ये तुम्हारे जो है ना, ये एलिमेंट शून्य नहीं है और ये शून्य है। ऐसे देखो यहाँ पर ये तुम्हारे जो -1.1 और ये ऐसी संख्या दी, ये तुम्हारे शून्य नहीं और सभी शून्य है आसपास के एलिमेंट्स, तो ऐसी तुम्हारी मैट्रिक्स जो होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। आप हिंदी भाषा में ऐसे बता सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो विकर्ण वाले, देखो ये जो एलिमेंट होते हैं, अवयव जो होते हैं, ये विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण में अवयव जिससे नहीं होता है, एक वर्ग अगर ऐसे बना दिया जाए या आयत, तो ये अगर मिलाएंगे ये कोने से कोना, तो ये विकर्ण बनती है। तो एक ये बन गई तो दो विकर्ण बन गए, तो ये होती है कोने से कोने मिलने पर बनी विकर्ण। तो इसी प्रकार से कोना से कोना मिलाने वाले ये एलिमेंट यही है, और ये तुम्हारे शून्य नहीं है, तो इसका मतलब ये विकर्ण आव्यूह है। इसके अतिरिक्त और सभी तुम्हें यहाँ पर शून्य देखने को मिलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो विकर्ण वाले एलिमेंट होते हैं वो सभी तुम्हें समान देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स दिया, यहाँ पर तो तुम्हारा एक ही सदस्य दिखाया गया। अब ये देखो ये क्या है, इसमें विकर्ण वाले एलिमेंट तुम्हारे सब सेम है, इसमें भी सब सेम है, तो ये तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स में तुम्हारा बस यही होता है, इतना याद रखना, ठीक है, कि विकर्ण वाले एलिमेंट सभी समान होंगे, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कुछ भी हो, और उसके अतिरिक्त सभी शून्य देखने को मिलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उसमें विकर्ण वाले एलिमेंट सभी क्या होते हैं, 1 1 1, बस 1 और 1 के अलावा कुछ नहीं होते, और उसके बाद में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब शून्य होते हैं। जैसे देखो ये क्लियर, 1 1 मिले और ये सभी शून्य, 1 1 मिले सभी शून्य, तो ऐसी मैट्रिक्स तुम्हारी विकर्ण मैट्रिक्स होती है। और देखो ये जो मैट्रिक्स दिखाई गई जिसमें एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये तुम्हारी मैट्रिक्स कैसी है, इस मैट्रिक्स को कहते हैं 1 इंटू 1 कोटि की, यानी कि इसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ और पंक्ति की संख्या तुम्हें एक देखने को मिलेगी। तो ये मैट्रिक्स टाइप का मतलब बहुत ही सबसे छोटी मैट्रिक्स यही होती है जिसमें एक एलिमेंट देखने को मिलता है। तो उसकी मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स तुम्हारी क्वेश्चन में ज़्यादा ना के बराबर पूछी जाती है। हमें लगता है कि इसको तो कभी पूछा ही नहीं जाता है। ये 2 इंटू 2 कोटि की, 3 इंटू 3 कोटि की, ऐसी मैट्रिक्स पर बात किया करता है। तो फिलहाल तो तुम्हें यहाँ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी समझने का प्रयास करा रहा हूँ कि जानकारी समझ लीजिए किस किस प्रकार की मैट्रिक्स क्या होती हैं। ये तुम्हारे विकल्प में क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन में तुम्हारा कह भी सकता है कि एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो उसके साथ में आपको क्या करना है, वो जब आपको परिभाषा पता होगी इसकी तभी तो आगे काम कर पाओगे, इसलिए ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी था। अब जीरो मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स तुम्हारी क्या होती है, जिसके सभी एलिमेंट्स तुम्हें शून्य देखने को मिले, वो तुम्हारी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इस साइड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स,
जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोल, नल का मतलब होता है खाली, रिक्त, ठीक है। तो रिक्त अवयव, खाली तो क्या है, खाली इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट शून्य के अलावा देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि जीरो मैट्रिक्स होती है। इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, कोई मैट्रिक्स जो है ना जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी जबकि उसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स आपका हो गया, जिसे शून्य अवयव कहते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये चीज़ें तो मैं अपना करा चुका हूँ और इससे तुम्हारे क्वेश्चन भी बहुत बना करते हैं। जैसे देखो देखो एक्चुअली बात यह होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स तुम्हारे इक्वल हैं तो इसका मतलब वो बीच में जो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनके संगत एलिमेंट बराबर होंगे। जैसे दो की जगह पे दो है, इसकी जगह पे ये है, तो ये सच में हमें बराबर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स तुम्हारी इक्वल कहलाती हैं। अब देखो जैसे ये है, इसके बराबर बताया गया, तो इसका मतलब एक्स की जगह पे जो ये है ये बराबर होगा, तो देखो बराबर दिखा है। अब वाई की जगह पे ये है, तो इसका मतलब वाई के बराबर ये होगा। क्लियर। तो ऐसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों की समानता इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अवयव का अगर समीकरण दिया जाए तो उसमें वेरिएबल जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसा कुछ भी जो दिया होता है वो आप निकाल सके। इसलिए जैसे देखो ये क्वेश्चन एक बन गया कि यदि इसके बराबर इतना है तो फिर नीचे कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब ज्ञात कीजिए। तो ये हम अपने पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो बस हमारा लेक्चर यहीं तक था। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।